शीना दरवाजे के सामने खड़ी थी जिसे हसीब अंदर से बंद कर चुका था। इस दर्जा बेरुखी पर उसका दिल खून हुआ था। ठीक है, आप दरवाज़ा ना खोलें, लेकिन फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा हसीब। मैं जानती हूँ आप मुझे याद करेंगे। अगर मैं ना रही तो उदास भी होंगे। शीना रोती हुई दरवाज़ा खटखटा रही थी। हसीब ने झटके से दरवाज़ा खोला, फिर उसे तल्खी भरी नज़रों से देखा जो ऐन दरवाजे के सामने भीगा चेहरा लिए खड़ी थी। तुम क्या तमाशा लगा रही हो? हाँ, मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि एक कमरे तक महदूद रहो। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ और ना ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? क्या करोगी तुम? छत से कूद जाओगी? कुछ खा लोगी? ट्रेन के आगे लेट जाओगी? क्या करोगी? वो धाड़ा था, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरी बात सुनने, प्लीज़। वो मुल्तजी हुई, आंखों से आंसुओं की लड़ी सी लग गई थी उसका दरुश लहजा सुनकर। क्या है तुम्हारे पास कहने को और मुझे क्यों बताना चाहती हो? अब तक खामोश रही, अब भी रहो और यहाँ से चली जाओ। मेरे ख्याल में हमारा साथ यहीं तक का था। एतबार के बिना हर रिश्ता ज़मी बोस हो जाता है। एतबार मोहब्बत का एक जुज़्व है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उस पर एतबार ही करते हैं, और तुम मुझसे दोनों नहीं करती। शीना धुंधलाई आंखों से उस पथरीले चेहरे को देखती रही। आंसू पूरे चेहरे को गीला कर चुके थे। अब अपना मुंह लेकर यहाँ खड़ी मत रहो, या तो नीचे चली जाओ या अपने माँ बाप के घर। मेरे सामने ना आना, बस। मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज़ आप नीचे रूम में चलें, मैं यहाँ आती हूँ, प्लीज़ हसीब। वो शिद्दत से रोने लगी। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती ना बात? उसने गुस्से से उसे देखा, फिर सख्ती से बाजू पकड़कर खींचता हुआ नीचे लाया। शीना की आंखों के सामने आंसू आए हुए थे, कलाई दुखने लगी थी। सीढ़ियों पर वो गिरते गिरते बची, मगर वो शायद हर एहसास से आरी हो गया था। इस कमरे में रहोगी तुम। वो उसे कमरे में लाकर शिद्दत से पुकारा। मैं तुम्हारे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी हर चीज़ की जिम्मेदारी अब भी मेरी है जब तक हम साथ हैं, मगर मुझसे दूर रहना। मुझे मुखातिब मत करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तो करूंगी हसीब, मैं आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। वो उसके रवैये पर बेहाल होती कराही। इसकी जिम्मेदार फिर तुम खुद होगी। अगर तुमने मेरी बातों पर अमल नहीं किया तो मैं तुम्हें बांध कर गाड़ी में डालूंगा और तुम्हारे माँ बाप के घर के सामने छोड़ आऊँगा। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। एक कड़ी नज़र उस पर डालता वो दरवाज़ा बंद कर गया। शीना दरवाजे के पास आई थी, फिर उसे हाथों से पीटा। वो बाहर से बंद था। हसीब उसे बाहर से लॉक करके कहीं जा चुका था। वो दरवाजे से पेशानी लगाकर धीमी आवाज़ में सिसकने लगी थी। हसीब, आप जानते नहीं हैं आप मेरे लिए क्या हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को इतना नहीं चाहा जितना आपको चाहा है। आपसे पहले तो मैं मोहब्बत के लफ्ज़ से ही आशना नहीं थी। कोई किसी के लिए इतना अहम भी बन सकता है कि सब कुछ भुलाकर उसकी खुशनुदी अहम हो जाए, ज़िंदगी उसके गिर्द घूमने लगे। ये मैंने आपसे मिलने के बाद जाना है। मैं कभी किसी लड़के के करीब नहीं रही हूँ। अब से कुछ अरसा पहले अपने आप में खुश रहने वाली एक लड़की थी। शादी हुई तो वो सारी दुनिया से खफा हो गई, मगर आपकी मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे ख़ास होने का एहसास दिलाया। आप पहले इंसान हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी तन्हाइयों में आए, मेरे दिल में समा गए। मैं खुश हूँ कि ये एक जायज़ रिश्ते से हुआ। वो दरवाजे के करीब ही ढह सी गई थी। तो आज तक किसी ने डांटा भी नहीं, आपने थप्पड़ मारा। मुझे कितना दर्द हो रहा है आपकी बातों से। क्या आपका वो एहसास मिट चुका है? वो कारपेट पर बैठी रोती हुई खुद कलामियाँ कर रही थी। हसीब ऊपर वाले कमरे में आया, फिर बेड पर दराज हुआ। कनपटियाँ सुलग रही थी। वो जानता था शीना बदकिरदार नहीं थी। उसका किरदार इतना हल्का नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी से दोस्ती कर लेती और उसे घर बुला लेती। नौमान के फ़ोन और उसकी तस्वीर ने भी हर चीज़ वाज़े कर दी थी। वो ऐसी थी ही नहीं, मगर उससे मोहब्बत भी नहीं करती थी। इस बात का इदराक बहुत तकलीफ़ देता। अगर मोहब्बत करती तो उसे हर बात में शरीक करती, गमों, खुशियों और अपनी तकलीफ़ों में। हसीब करवट बदल गया। उंगलियों से दुखती कनपटियाँ सहलाई थीं उसने। मैंने अपनी मोहब्बत तुम पर लुटा दी शीना, मगर ये सब लाहासिल था। तुम इस जज्बे से वाकिफ़ ही नहीं हो। अब मैं अपनी चाहतें तुम पर लौटा कर उन्हें अर्ज़ा नहीं करना चाहता। मेरे दिल पर जो नाम तुम्हारा लिखा है उसे मिटा देना चाहता हूँ। जानता हूँ ये तकलीफ़ दे होगा, मगर इसके बिना कोई चारा नहीं।
वो आंखें मूंद गया, मगर नींद आंखों से बहुत दूर थी। ऐशो तुर्ब की महफिल सजी हुई थी। शहर के नामी गरामी अय्याश उस महफिल में मौजूद थे। ये शहर के एक बड़े से जुए खाने का हॉल था। अलग अलग मेज़ों पर बड़ी बड़ी रकमों की बाजियां लगी हुई थी। मुख्तसर लिबासों में मलबूस नौजवान लड़कियां इधर उधर तितलियों की तरह फिर रही थी। एक कोने की मेज़ पर सनम और रफ़ी बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वो आला लिबासों में थे। सनम की शर्ट का गला खतरनाक हद तक गहरा था। हर आता जाता उसमें झांक कर जाता था, जिसकी उसे कतन परवाह नहीं थी। यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे ही लिबासों में थीं। रफ़ी की नज़रें एक दरमियानी उम्र के आदमी पर थीं जो मुसलसल जीत रहा था। बाजी के आखिर तक वो बहुत बड़ी रकम जीत चुका था। मुकाबिल का मुंह लटका हुआ था। बाजी का इख्तिताम हुआ तो वो आदमी अपने जीते हुए टोकन समेटकर काउंटर की तरफ उन्हें कैश कराने के लिए बढ़ा। उसका चेहरा जोश और खुशी से दमक रहा था। रफ़ी ने आंखों ही आंखों में सनम को इशारा किया, फिर उठकर उस आदमी की तरफ आया जो अपने टोकन जमा करा चुका था। वहाँ उसे एक चेक काट कर दिया गया था। यह ऐसा चेक था जिसे कोई भी कहीं से भी कैश करा सकता था। उसने चेक को बेइख्तियार चूमा, फिर एहतियात से जेब में डाल लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। चेहरे पे खुशी रक्सां थी। दरवाजे के करीब रफ़ी ने उससे टकराकर चेक निकालने की कोशिश की। बज़ाहिर मामूली सी टक्कर थी जिसमें रफ़ी ने हर मुमकिन एहतियात की कोशिश की थी, मगर किस्मत ख़राब थी या वो शख्स बहुत मोहतात। क्या कर रहे हो तुम? वो तड़प कर उससे दूर हुआ। तुमने मेरी जेब में हाथ डालने की कोशिश की। वो चिल्लाया तो रफ़ी सुन सा हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस आदमी की आवाज़ सुनकर हॉल में कोहराम सा मच गया। तनूमंद लोग चील की तरह रफ़ी पर झपटे थे। उसकी गर्दन पे किसी ने पीछे से जोरदार मुक्का लगाया था। कोई जाए फरार न थी। हसीब शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला था। बालों में नमी जाग रही थी। शर्ट के बटन खुले हुए थे। आईने के सामने आ खड़ा हुआ। शर्ट के बटन बंद करके वो नीचे उतरा, फिर ड्राइंग रूम से होता बेडरूम में झांका। दरवाज़ा खुला हुआ था और वो रात के किसी पहर नीचे आकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोल गया था कि अगर वो अपने माँ बाप के घर जाना चाहे तो चली जाए, मगर वो नहीं गई थी। खुले दरवाजे से उसकी पुश्त नज़र आ रही थी। एक सर्द सी निगाह उस पर डालकर वो बाहर की तरफ मुड़ा कि उसने पुकारा। शीना उठ गई थी। फिर नाश्ता बनाया था और अब उसकी शर्ट और कोट इस्त्री कर रही थी। हसीब, आज आप कौन से कपड़े पहनेंगे? वो इस्त्री कर दूं? वो आयरन स्टैंड के साथ खड़ी उसकी आहट महसूस कर गई तो उसे आवाज़ दी थी। लहजे को हत्तुल इम्कान मध्यम रखा। पता नहीं उसका मूड कैसा होता। तुम्हें किसने कहा मेरे कपड़ों को हाथ लगाओ? हसीब तेज़ी से अंदर आया, फिर गुस्से से उसके हाथ से शर्ट छीनी थी। मेरे और मेरी चीज़ों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, समझी तुम? इन्हें हाथ मत लगाना आप। मैं तो इस्त्री करूंगी जैसे पहले करती थी। आप नहीं रोक सकते मुझे। वो लहजा मजबूत करने लगी, मगर आंखों में पानी जमा होने लगा था। मैं रोक सकता हूँ और रोक रहा हूँ तुम्हें। वो दरुस्ती से उसका बाजू पकड़ गया, फिर इस्त्री उसके बाजू के करीब लाई थी। इस्त्री तप रही थी। उसके करीब होकर शीना का बाजू उसकी गर्मी महसूस करने लगा तो वो करा उठी। हसीब, प्लीज़ इसे दूर करें, मेरा बाजू जल जाएगा। आंखों में आंसू उमड़ आए। यह एहसान मत करना, मैं तुम्हें अपने हर काम से आज़ादी देता हूँ। तुम पे मेरा कोई काम करना लाजिम नहीं है। मैं सब काम खुद कर लेता हूँ। वो गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं अपने फ़राइज़ पूरे करूँगा। तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी। तुम्हें कॉलेज जाना है तो चलो, मैं पहुँचा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बेतकल्लुफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे बात मत करना और मेरे सामने भी मत आया करो। मेरा कोई काम मत करो तुम, समझी? वो ठहर कर गुस्सीले लहजे में बोलता बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद बाहर से गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज़ आई थी। शीना जैसे तैसे जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई, फिर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। मुबादा फिर ना भड़क जाए। वो आंखों पे ग्लासेस लगाए सामने ही देख रहा था। नाश्ता दोनों ने नहीं किया था। हसीब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कॉलेज के कपड़ों में मलबूस साथ वाली सीट पर बैठी थी। हसीब ने साथ बैठने पर उसे तुन नज़रों से देखा। चुप रहो तुम, वो गुर्राया। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है आपके रवैये से हसीब। वो खफा सी हुई थी। दिल बहुत भारी हो रहा था। तुम चुप करोगी या मुझे तुम्हारे मुंह पर टेप बांधनी पड़ेगी? अब आपको मेरी आवाज़ भी बुरी लगने लगी है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसकी आवाज़ लर्जी, होंठ कँपाए थे। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें यहीं इसी जगह उतार दूंगा। वो उस पर बिगड़ा। हाँ, उतार दे मुझे। पहले मुझे मारा इतनी ज़ोर से और अब भरी सड़क पर मुझे गाड़ी से उतारेंगे? वो जैसे तड़प गई थी।
मुझे तुम्हें यहीं उतारना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। उसने दांत पीसे थे। मुझे चुप नहीं होना, मुझे आपसे बातें करनी है, आपको सुनना है, अपनी बात सुनानी है, जैसे हम पहले बात करते थे। उसकी आवाज़ भराने लगी थी। प्लीज़ मुझसे पहले जैसे बात करें ना। उसे नम आंखों से देखकर जैसे इल्तजा की थी। वो होंठ भींचे सामने देखता गाड़ी चला रहा था। मुझे शीनो कहकर पुकारे ना, मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसे बुलाते हैं। वो जैसे बच्ची बन गई थी जिसे अपने महबूब इंसान की तवज्जो दरकार थी। हम पहले जैसे बात नहीं कर सकते, उस पाट आवाज़ में बोला। मगर क्यों नहीं कर सकते? वो ठंक गई। चेहरे पर तकलीफ का अक्स था, आंखों में नमी थी। क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ कागज़ों तक है, दिल की राहें नहीं मिलती। तुम मोहब्बत के रम्ज़ ही नहीं जानती। अब अपना मुंह बंद रखो वरना यहीं उतार के फुटपाथ पर खड़ा कर दूंगा। वो सर्द से लहजे में कहता उसका दिल नए सिरे से दुखा गया। वो दिल में ढेरों मलाल लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। आंखों में आंसुओं ने जैसे मुस्तकिल डेरा जमा लिया था। कॉलेज कब आया उसे पता तब चला जब गाड़ी झटके से रुकी थी। वो दरवाज़ा खोलकर उतर गई। आज दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उस पे अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहती। चंद कदम चलकर रुकी, फिर मुड़कर उसे खफगी से देखा, फिर जुबान निकाल कर चढ़ाई थी। आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। आई लव यू सो मच जेरे लब कहा था। हसीब को यूं उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लेकर जबान चिढ़ाना एक लम्हे को साकित कर गया। शीना किचन में मसरूफ थी। शाम के साए तवील तर हो चले थे। उनके घर में लगे दरख्तों की छांव सामने वाले बंगले पर पड़ रही थी। दिन भर आसमान बादलों से ढका रहा था। मौसम कदरे खुशगवार था। हसीब घर के ऊपरी कमरे में था। शीना ने चाय का कप ट्रे में रखा, फिर गर्मा गर्म चिप्स की प्लेट भी वहां रख, फिर डरते डरते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसे कॉलेज से घर छोड़कर वो फिर से घर से निकल गया था और अब आया था। गाड़ी में दोनों की बातचीत नहीं हुई। शीना का दिल कटा जाता था उससे बात करने के लिए, मगर उसका चेहरा देखकर दिल महसूस कर रह जाती। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती वो ऊपर आ गई। फिर दरवाजे को हल्का सा नॉक करके हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुला था। अंदर झांका तो वो टेबल के करीब कुर्सी पर रखे एक फाइल पर झुका था। पास ही एक लैपटॉप खुला हुआ था। ऑफिस के बाद वो घर पर भी काम करने लगा था। मैं अंदर आऊं? वो आहिस्ता से बोली। दिल बोझल सा हुआ था। वो 2 दिन में इस कदर अजनबियत अपना गया था कि अब उसे अंदर आने की इजाज़त लेनी पड़ रही थी। पहले तो हर कमरे में दनदनाती हुई फिरती थी वो। जवाब में हसीब ने उसे जितनी सख्त नज़रों से देखा था वो शर्मसार सी हुई। फिर हिम्मत करके अंदर आ गई। क्यों आई हो तुम यहाँ? फाइल से नज़रें उठाकर उसने बेतरह घूरा था। चाय देने आई थी आपको। आप थक गए होंगे ना, काम कर रहे हैं। वो ट्रे हाथ में पकड़े जैसे वहाँ अपनी मौजूदगी का जवाब तराश रही थी। अगर थक भी गया हूँ तो तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोला। लहजा बेलिहाज था। शीना तड़प सी गई। फ़र्क पड़ता है हसीब, मुझे फ़र्क पड़ता है। अब तक नहीं पड़ता था, अब भी नहीं पड़ना चाहिए। वो मज़ीद पत्थर दिल हुआ। शीना की आंखें धुंधलाने लगी। उसकी बेरुखी इस कदर अजियतनाक होगी उसने सोचा ना था। हसीब लहजा भर्रा गया था। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्लीज़, मुझे ऐसे तकलीफ़ होती है। तुमने मजबूर किया है। तुमने साबित किया हम अजनबी हैं। हम कभी एक थे ही नहीं और ना होंगे। अब यहाँ से चली जाओ। स्पार्ट लहजा लिए वो रियायत देने के मूड में नहीं था। ये ट्रे भी लेकर जाओ। हसीब ने तपाई पर पड़ी ट्रे को हल्का सा धकेला जो शीना वहाँ रख चुकी थी और अब आंखों में ढेरों पानी लिए सामने खड़ी। आप कहते थे ना कि आपको मुझसे मोहब्बत है। आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। हाँ, मुझे मोहब्बत थी, शदीद मोहब्बत। वो एतराफ़ कर रहा था। और अब नहीं है। वो सहम सी गई। ये पूछकर नम आंखों से उसे देखा। हाँ, अब नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत। वो बोल तो गया मगर आंखें इस बात से मुत्तफिक नहीं थी। वो नज़रें चुरा गया ताकि वो उसकी आंखों में मचलते जज्बे देखकर उसका झूठ ना पकड़ ले। शीना की आंखों से बहते आंसुओं में तेज़ी आई थी। उसे लगा वो गिर जाएगी। शीना ने कॉल की थी, कल कह रही थी कि आऊँगी, लेकिन आई नहीं। उस्मान दाऊद अपने वसीओ अरीज बंगले के लॉन में बैठे शाम का अखबार पढ़ रहे थे। एक सफ़ा पलट कर उन्होंने करीब आती नगीना से कहा था जो उनके लिए चाय ला रही थी। हाँ, बोला तो था उसने कि आऊँगी, लेकिन शायद इरादा बदल दिया होगा। वो पास ही आईनी कुर्सी पर आ बैठी। भूल गई होगी, बचपन अब भी बाकी है उसमें। बस वो खुश रहे, मेरी जल्दबाजी में किए गए फैसले की भेंट ना चढ़े, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
हसीब अच्छा इंसान साबित हुआ है, आप फिक्र ना करें। शुरू में आपने जो भी फैसला लिया वो बहुत कठिन था हम सब के लिए, मगर अब शीना को देखकर इत्मीनान होता है। वो मुतमईन सी थी, उन्होंने सर हिलाया था। हाँ, उसने ऑफिस भी संभाल लिया है, हर चीज़ अपनी निगरानी में देख रहा है। आज मेरी आफताब से बात हुई थी, वो बहुत खुश था हसीब के ऑफिस आने से। हाँ, वो संभाल रहा है तो संभालने दे, और तब तक घर में आराम करें जब तक आपकी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती, बल्कि उसे भी साथ ही रख लें। कब तक वो शॉपिंग मॉल में जॉब करता रहेगा? नगीना बोली। ठीक है, मैं घर पे रहूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे परहेजी खाना बना बना कर नहीं खिलाओगी। उन्होंने शर्त आयद की थी। नगीना ने कदरे झुंझलाई नज़रों से उन्हें देखा। तो क्या है उस्मान, डॉक्टर के मशवरे से ही तो बनवा कर देती हूँ ना, जो आपके लिए अच्छा हो। जी नहीं, अब बहुत हो गया। अब अगर मुझे परहेजी खाना खिलाया तो मैं उसी दिन ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। वो मुस्कुराए तो नगीना अबरू भींच कर उन्हें घूर कर रह गई। रफ़ी को कई लोगों ने जकड़ा हुआ था। चेहरे पर कई ज़रबें खाने के बाद उसके 14 तबक ही रोशन हो चुके थे। उनकी गिरफ्त में वो कसमसा रहा था। तुम हरामखोर किसके आदमी हो? अलीम साहब की जेब मारने की कोशिश की तुमने। एक आदमी ने उसकी गर्दन पर जोरदार झापड़ लगाया था। रफ़ी कराह कर रह गया। उसके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। पुलिस के हवाले करो भाई, इसको उल्टा लटका कर छितरोल करेंगे इसको। एक आदमी ने हाँक लगाई। रफ़ी ने बेचारगी से उसे देखा। ये सारा जुआ खाना ही गैर कानूनी था, मगर वो लोग बड़े धड़ल्ले से पुलिस को कॉल कर रहे थे। शायद ये सब पुलिस के इल्म में था और उन्हें उनका हिस्सा बाकायदा से दिया जाता था। उसे हसीब पे बेख्तियार गुस्सा आया। ये दिन उसकी वजह से देखना पड़ रहा था। वो साथ होता तो ये सब ना होता। उसने बेबसी से सर झटका, इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। सनम भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, वो भी उड़नछू हो चुकी थी। अंधेरे में साया भी साथ छोड़ जाता है। हसीब बंगले की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में बैठा फाइलों पे झुका था। आदादो शुमार के गोरख धंधे ने उसका दिमाग पिलपिला कर दिया था। वो उन सारे प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल उठा लाया था जो गज़नफ़र के मैनेजर बनने के बाद हुए थे। उनके मुताले से कई गलतियां उसके इल्म में आई थी। कई रकूम बिला ज़रूरत इशू कराई गई थी। कई जगह फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ था और प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था या फिर असरे नो शुरू किया गया था। उसका दिमाग चकरा गया। ये बंदा आस्तीन का सांप साबित हो रहा था और उस्मान उस पर अंधा एतमाद करते थे। वो यूं ही मसरूफ़ था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। नया नंबर था। कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया तो इलियास की करी आवाज़ सुनाई दी। कैसे हो छोटे चौधरी साहब? वो बोला। हसीब के होंठ भींच गए। तुम क्यों कॉल की है? लहजा बर्फीला था। कैसे हैं छोटे चौधरी? आपका खादिम तो आपको याद करता ही है, लेकिन आप ही घर पर नहीं होते। कहाँ गए हैं? अभी मुझे आपसे ज़रूरी मिलना है, मगर मुझे तुमसे नहीं मिलना। वो गुर्राया। करीब था कि फ़ोन बंद कर देता। आपकी एक अमानत है मेरे पास, वो जल्दी से बोला था, जो आपको देनी है, लेकिन आप घर पर ही नहीं हैं। कैसी अमानत? हसीब का लहजा सवालिया हो गया। होंठ हनूज भींचे हुए थे। आपकी बीवी, जिसे आप तलाक देने वाले हैं। तुम शीना की ज्वेलरी की बात कर रहे हो? हसीब ने उसकी बात काटी थी। कहाँ है वो घटिया नीच इंसान? वो भड़का। मेरे पास है, आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने क्या सोचा है? बड़े चौधरी और आपकी अम्मा भी आपकी राह तक रहे हैं। आप जल्द अज जल्द उस लड़की को तलाक देकर मेरे साथ चलें। शीना की ज्वेलरी ले आओ, वरना मैं तुम्हारे गले की हड्डी बन जाऊंगा। इलियास, मनहूस के बच्चे। वो खुद पे काबू नहीं रख सका था। इलियास हंसा था। उसकी बात का कतन बुरा नहीं मनाया। ठीक है, मैं ले आऊँगा। आपसे बहुत ज़रूरी बातें भी करनी है। हसीब ने बेजार होकर कॉल काटी थी। शीना नीचे ड्राइंग रूम में थी। बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर थक चुकी थी। थक हार कर वो उठ बैठी। चप्पल पैरों में पहनकर रीलिंग थामे सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हसीब ने तेज़ नज़रों से उसे घूरा। शीना की आंखों में आंसू झिलमिलाए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसने मुंह बिसोरा था। तो मैं क्या करूं? यहाँ क्यों आई हो तुम? वो बेरुखी से बोला। मैं यहाँ सोऊंगी। शीना उसके बाजू से लग गई। हसीब ने सख्ती से उसे खुद से दूर किया। जाओ नीचे, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। नहीं, मैं यहीं सोऊंगी। वो आंसू बहाती बेड की तरफ आई, फिर बेड पर नीम दराज हो गई। कंबल सीने तक ओढ़ लिया। आंखें आंसुओं से तर थीं। मुझे आपके बिना डर लगता है हसीब। मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ। नीचे कमरे की दीवारें मुझे डराती हैं।
آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جہاں میں سوؤں گا تم بھی وہیں سوگی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے جیسے اس پہ اپنا حق جتا رہی تھی۔ وہ تب کی بات تھی، اب نہیں۔ حسیب اس کی طرف آیا، پھر اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اسے بے دردی سے بیڈ سے اتار کر کھڑا کیا تھا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا بیڈ روم نیچے ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا دروازے تک لایا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شینا وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ڈھہ سی گئی، جس میں جیسے سکت ہی نہیں رہی تھی۔ حسیب بیڈ پر آ گیا اور لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بیڈ روم میں ملگجی سی روشنی پھیلی تھی۔ عام دنوں میں اسے سونے کے لیے لیٹنے کے بعد جلد ہی نیند آ جاتی تھی، مگر آج نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بیت گئی۔ کچھ تھا جو بے چین کر رہا تھا دل کو مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ نیند روٹھی ہوئی تھی۔ عاجز آ کر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ نیچے جانا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولتے اسے دھچکا سا لگا۔ شینا دروازے کے عین سامنے سر گھٹنوں پر رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ شینا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولا مگر اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے کندھوں سے ہلا کر چہرہ اوپر کیا تو بھچنکا رہ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی، نیم بے ہوش سی تھی۔ حسیب بوکھلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ بیڈ روم میں لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ نیم بے ہوش سی تھی، غنودگی میں منہ سے سسکی نکلی تھی جیسے تکلیف میں ہو۔ وہ نہ جانے کب سے ایک پوز میں بیٹھی رہی تھی، جسم اکڑ گیا تھا۔ حسیب نے اس کے سر کے نیچے تکیا رکھ کر پاؤں سیدھے کیے، پھر ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ وہ جیسے آگ میں جل رہی تھی۔ اسے پھر بخار ہوا تھا۔ جب ڈر جاتی تھی یا از حد پریشان ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے ماتھے پہ رکھ گیا۔ چہرہ پریشانی کی آماجگاہ بن چکا تھا۔